से, ठीक है। चलो अब स्टार्ट करते हैं। सो वेरी फर्स्ट जेनेटिक्स का डेफिनेशन क्या है, कैसे हम जेनेटिक्स को डिफाइन करेंगे, ठीक है। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जेनेटिक्स? तो इन सिंपल मैनर हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स जो है इज द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर फंक्शन ऑफ जीन। अगर हम जीन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को स्टडी करते तो उसको हम कहते हैं जेनेटिक्स, ठीक है। सो व्हाट इज जेनेटिक्स? द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ जीन। जीन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका फंक्शन क्या होता है, इसके स्टडी को हम जेनेटिक्स कहते हैं। आपको कितना इजी कैसे, और थोड़ा सा एक बढ़िया डिफिनेशन लाते जो और अच्छे तरीके से जेनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, ठीक है। उसके बाद देखिए जेनेटिक्स जो है कंसर्न विद ट्रांसमिशन, एक्सप्रेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ जीन्स। क्या कह रहे हैं, तीन चीजें मेनली। एक ट्रांसमिशन कि जीन्स कैसे ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। इन अदर वर्ड्स यू कैन से फ्रॉम पेरेंट्स टू प्रोजेनी, कैसे जीन्स का ट्रांसमिशन होता है वो। दूसरी चीज उसका एक्सप्रेशन कैसे होता है। हमें पता है जो जीन प्रोजेनी के अंदर होते हैं और उन जीन्स का जो एक्सप्रेशन पैटर्न है, डेफिनेटली वो एक्सप्रेशन पैटर्न डिफरेंट होता है पेरेंट्स से। तो पेरेंट्स के जीन का एक्सप्रेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से होता है। अगर हम प्रोजेनी के जीन्स के एक्सप्रेशन की बात करें तो वो जो एक्सप्रेशन है पेरेंट और प्रोजेनी, डेफिनेटली क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ जीन्स, जीन्स का इवोल्यूशन, ठीक है। द मॉलिक्यूल्स दैट कंट्रोल द फंक्शन, डेवलपमेंट एंड अल्टीमेट अपीयरेंस ऑफ इंडिविजुअल। ऐसा नो, तो एक ब्रॉड डेफिनेशन है कि यहां पर हम ट्रांसमिशन, एक्सप्रेशन और इवोल्यूशन स्टडी कर रहे हैं जीन्स का। उसके अलावा ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक्चुअली कंट्रोल करते डेवलपमेंट को और अल्टीमेटली इंडिविजुअल का अपीयरेंस कैसा होगा, उसको हम कहेंगे जेनेटिक्स। इसके अलावा मेरे पास और भी एक डेफिनेशन है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। जेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस एंड हेरिडिटी, या फिर हम कह सकते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन। वेरिएशन और हेरिडिटी का जो स्टडी है उसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। तो ये सिंपल तरीके से हम जेनेटिक्स को डिफाइन कर सकते हैं। तो सिंपल से आप यहां पर देख सकते हो कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो है जीन का, उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर? चलो वेरी गुड। ऑब्वियसली आयुषी और एमएससी एंट्रांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, नेक्स्ट ये देखो आपके सामने एक इमेज आपको दिख रहा है और इनको जाना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल के नाम से। और ये जो है ये फादर ऑफ जेनेटिक्स है। ग्रेगर जॉन मेंडल जो है फादर ऑफ जेनेटिक्स है। इनका जो पीरियड था वो था 1822 टू 1884, ये था। ये एक मॉन्क थे, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा रिलीजियस थे मेंडल। वो रिलीजन में बिलीव करते थे और उनका रिलीजन के अंदर फेथ था और इनको ऑगस्टीनियन मॉन्क कहते हैं, क्योंकि उस रीजन से वो आते थे इसलिए उनको ऑगस्टीनियन मॉन्क कहते हैं, ठीक है। तो जैसे हम कहते हैं ना प्रिस्ट होते, वैसे वो चर्च वाले थे, ठीक है। सो ग्रेगर जॉन मेंडल, जिनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है, इनका बहुत सारा कंट्रीब्यूशन यहां पर। डेफिनेटली मुस्कान, यहां पर ये सेशन होने के बाद इमीडिएटली हम एंड में क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां पर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ग्रेगर जॉन मेंडल जो है, इनके बारे में हम बात कर रहे हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन दिया है जेनेटिक्स की फील्ड में। इन्होंने कुछ लॉज दिए, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराए, डायब्रिड क्रॉस कराए, उनके रिजल्ट से जो आज भी बिल्कुल फ्रूटफुल है। तो कैसे इन्होंने काम किया, क्या इनका काम था, कैसे था, वो हम सब देखेंगे यहां पर, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपको यहां पर समझाना चाहता हूं कि जो मेंडल का वर्क था, ठीक है, जो मेंडल का वर्क था
वो इजीली अप्रिशिएट नहीं किया गया, मेंडल के वर्क को इमीडिएटली अप्रिशिएट नहीं किया गया। अब ऐसा क्यों हुआ, मेंडल के वर्क को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया गया, लोगों ने उनके ऊपर बिलीव क्यों नहीं किया? क्योंकि उस टाइम पे जो अदर साइंटिस्ट थे या जो भी बाकी लोग थे, वो कह रहे थे कि जो वेरिएशन होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं। अदर साइंटिस्ट कह रहे थे कि जो वेरिएशन होते हैं वो कंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं। और मेंडल का कहना यह था कि जो वेरिएशंस होते हैं वो डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन होते हैं। व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम डिकोड कर रहे हैं कि मेंडल के वर्क को अप्रिशिएट क्यों नहीं किया गया। ठीक है, क्या रीजन थे उसके? तो उसका फर्स्ट रीजन यह था कि बाकी सारे लोग बात कर रहे थे कंटिन्यूअस वेरिएशन की और मेंडल बात कर रहे थे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन की। व्हाट डू मीन बाय दिस कंटिन्यूअस वेरिएशन और डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन? कंटिन्यूअस वेरिएशन का मतलब, फॉर एग्जांपल आप अगर कोई एक एग्जांपल लो, किसी प्लांट की हाइट है, ठीक है, या फिर ह्यूमन वेट है, तो ये एक कैरेक्टर है, किसी प्लांट की हाइट और ह्यूमन वेट, ये कैरेक्टर है। अब बाकी साइंटिस्ट कर रहे थे कि कैरेक्टर का एक ग्रेडियंट है एनवायरमेंट के अंदर। मतलब क्या, अगर मान लो कि हमने प्लांट की हाइट, सबसे कम हाइट जो है वो एक मान लो कि सबसे कम हाइट जो है प्लांट की 1 फीट है, हाइपोथेटिकली मान लो, और सबसे ज्यादा हाइट जो है वो है 10 फीट, हाइपोथेटिकली मान लो। तो मेंडल का क्या कहना था, या तो प्लांट्स आपको 1 फीट के दिखेंगे या प्लांट्स आपको 10 फीट के दिखेंगे, तो बीच के प्लांट नहीं होते क्या? आपको तो पता है प्लांट की हाइट 1 फीट हो सकती है, 2 फीट, 3 फीट, 4 फीट, 5 फीट, इवन ह्यूमन का वेट या कोई भी और कैरेक्टर लो। मेंडल हमेशा कहते थे डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मतलब मेंडल क्या कहते थे, हाँ प्लांट की हाइट है, टॉल है, ठीक है, टॉल है तो क्या हो सकती है, डॉर्फ हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, इंटरमीडिएट हाइट के भी प्लांट हो सकते। तो बाकी लोगों का कहना था कोई भी कैरेक्टर हो, उसका एनवायरमेंट में एक कंटिन्यूअस ग्रेडियंट होता है, और मेंडल कह रहे थे कि कंटिन्यूअस ग्रेडियंट नहीं होता, वहां पर होता है डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन। मतलब या तो टॉल होंगे या डॉर्फ होंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो ये फर्स्ट रीजन था। दूसरा रीजन जो था, सेकेंड रीजन था, ठीक है, मेंडल ने जो भी यहां पर उनके जो एक्सपेरिमेंट थे, उनके जो रिजल्ट्स थे, वो अप्लाई नहीं हो रहे थे जो हम ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे थे। तो वो रीजंस जो है वो यहां पर अप्लाई नहीं होते, जो रिजल्ट जो है वो अप्लाई नहीं हो रहे थे। तो मेंडल ने जो भी कंक्लूजन्स कहा या जो भी रिजल्ट्स उन्होंने दिखाए, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म से मान लो उनके ऊपर वो अच्छी तरीके से अप्लाई नहीं हो रहे थे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो फ्रूटफुल नहीं थे, ऑब्वियसली वो फ्रूटफुल थे, लेकिन यहां पर वो उस टाइम पे वो क्या कर रहे थे, अप्लाई नहीं हो रहे थे। सेकेंड रीजन, डज नॉट अप्लाई। थर्ड रीजन था उनका फिजिकल बेसिस नहीं था, नो फिजिकल बेसिस। बस वो कह रहे थे कि हां ये फैक्टर्स होते हैं और फैक्टर्स एक जनरेशन से सेकेंड जनरेशन में जाते हैं, लेकिन उसका कोई बेसिस नहीं था। फॉर एग्जांपल मतलब क्या, अगर हम कह रहे कि कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे में जाता है, कैसे जाता है, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ बेसिस होना चाहिए। उसको हमने मतलब कोई एक कैसा फिजिकल होना चाहिए। आज हमें पता है जीन्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, जीन्स जाते तो एक फिजिकल क्वांटिटी है। वैसे उस टाइम पे मेंडल जो है वो बता नहीं पा रहे थे कि एग्जैक्टली ऐसी कौन सी चीज है जो एक जनरेशन दूसरे जनरेशन में जाती। उन्होंने कहा फैक्टर्स होते, लेकिन कैसे, क्योंकि जब मेंडल काम कर रहे थे तो उस टाइम पे, इस टाइम पे हमें नो माइटोसिस और मियोसिस डिस्कवर्ड, माइटोसिस और मियोसिस डिस्कवर्ड नहीं हुआ था उस टाइम पे। इवन हमें यह भी नहीं पता था कि क्रोमोसोम्स कैसे मूव करते हैं, वो भी हमें सेल साइकिल में पता नहीं था। उस टाइम पे मेंडल आगे आए थे और वो कह रहे थे कैसा होगा।
और अनफॉर्चुनेटली उसी टाइम पे, ये फर्स्ट रीजन जो था, उसी टाइम पे डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो इसी टाइम पे फर्स्ट रीजन जो था, तो इस टाइम पे डार्विन ने अपनी थ्योरी दी थी। डार्विन ने कौन सी थ्योरी दी? थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की थ्योरी उन्होंने दी थी। तो लोगों को ऐसा लग रहा था कि इवोल्यूशन हो रहा है, मतलब स्मॉल स्मॉल चेंजेस अगर आ रहे और उसकी वजह से इवोल्यूशन हो रहा है, तो लोगों को उसके अंदर विश्वास हो रहा था, ट्रस्ट हो रहा था। लेकिन वहीं पर मेंडल कह रहे कि नहीं, ऐसा नहीं होता, वेरिएशन जो कंटिन्यूस नहीं होते, डिसकंटिन्यूस होते। इसलिए लोगों को हार्ड गया उनके ऊपर बिलीव करना। और फोर्थ रीजन, नॉट एबल टू कन्विंस। ठीक है, जो कमिटी थी या जो कम्युनिटी थी, जो साइंटिस्ट थे, जहां पर मेंडल ने अपना वर्क प्रेजेंट किया, मेंडल उनको अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाए कि एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते, कैसे वो अपनी बात को बताना चाहते। कभी कभी होता है टीचर के साथ कि हम अच्छे से बच्चों को कन्विंस नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली हम कहना क्या चाहते, कभी कभी ऐसा होता है। तो उसी तरीके से यहां पर आप देख सकते हो कि ये 4 रीजन थे जिसकी वजह से मेंडल का वर्क जो था वो अप्रिशिएट नहीं किया गया। वो वर्क जो है बहुत लंबे टाइम के लिए वैसा ही रहा। फिर क्या होता है, यहां पर एक मिरेकल हम कहेंगे कि 3 बोटेनिस्ट आते हैं, 3 बोटेनिस्ट होते हैं, 3 बोटेनिस्ट। और ये 3 बोटेनिस्ट क्या करते, एक सिंपल सा काम करते, मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करते हैं। जो मेंडल का वर्क होता है उसकी रीडिस्कवरी करते हैं, मेंडल के वर्क की रीडिस्कवरी करते हैं। ठीक है, इसमें 3 साइंटिस्ट है, एक टेस्मार्क है, ह्यूगो ड्रीवेज है, और उसके साथ साथ कार्ल कोरेंस है। ठीक है, टेस्मार्क, ह्यूगो डी व्रीज, और उसके साथ साथ यहां पर कोरेंस। ये 3 साइंटिस्ट थे जिन्होंने मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर किया। अब यहां पर भी स्लाइट कंट्रोवर्सी है, लेकिन उसको हम फोकस नहीं करेंगे। हमारा काम क्या है, इस टॉपिक को पढ़ के इसके अंदर के क्वेश्चन सॉल्व करना। हर किसी को सेशन के एंड तक रहना है, क्योंकि एंड में जब मैं क्वेश्चंस आपसे करवाऊंगा तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आने चाहिए, और आप तभी क्वेश्चन के आंसर कर सकते हो जब आप पूरा लेक्चर जो है यहां पर अटेंड करोगे। ठीक है, तो ये चीजें थी कि मेंडल का वर्क बहुत टाइम के लिए अनडिस्कवर्ड, मतलब यहां पर अप्रिशिएट नहीं किया गया। अप्रोक्सीमेट टाइम कितना था, 30 to 40 ईयर्स लगे। ये आपको पता है, आज भी हम मेंडल के सारे प्रिंसिपल को मानते हैं। मेंडल के प्रिंसिपल के ऊपर ही हमारा जेनेटिक्स बेस्ड है, उससे ही हम पढ़ते हैं मेंडेलियन जेनेटिक्स पूरा। और जो भी प्रिंसिपल्स है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म के ऊपर अप्लाई भी होते, क्योंकि उस टाइम पे मेंडल कन्विंस नहीं कर पा रहे थे, लेकिन बाद में ये सारी चीजें हो गई। ठीक है, चलो, न्यू क्रिएटर वेरी गुड इवनिंग, प्रियंका वेरी गुड इवनिंग, डेली यूट्यूब पे क्लास रहेगी। ठीक है, चलो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं सिंपल से। इंपॉर्टेंट रीजन फॉर मेंडल सक्सेस, बहुत सारे रीजन है मेंडल के सक्सेस के लिए, बहुत सारे रीजंस है। ठीक है, अब इसमें जो सबसे पहला रीजन था मेंडल्स के सक्सेस का, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, अगर आप मानो या ना मानो, ठीक है, बिलीव और नॉट, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारा यहां पर रीजन है कि मेंडल ने सिलेक्ट किया पी प्लांट को, जो कि पाइसम सटाइवम है। ठीक है, मेंडल ने किसको सिलेक्ट किया, पी प्लांट के ऊपर, जो गार्डन पी प्लांट है, गार्डन पी प्लांट, मेंडल ने उसको सिलेक्ट किया फॉर हिज स्टडी, उसको स्टडी करने के लिए। ऐसा नहीं कि मेंडल ने सबसे पहले पी प्लांट को ही स्टडी किया, उसके पहले मेंडल माइस के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट करके आ चुके थे। उसके पहले उन्होंने और एक प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। पहले वो 2-4 ऑर्गेनिजम्स को यूज करके ही बाद में वो पी प्लांट के ऊपर जो थे वो स्टेबल हो गए। ठीक है, और इसमें अब आपको एक चीज समझनी है, ठीक है, कि मेंडल ने पी प्लांट सिलेक्ट किया,
तो पी प्लांट में ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से मेंडल को यहां पर सक्सेस मिला? सबसे पहले आपको पता है कि ये प्लांट जो है स्मॉल साइज का है, एरिया कम ऑक्युपाई करता है, इस प्लांट की कोई स्पेशल डिमांड नहीं है, आराम से ये प्लांट गार्डन में ग्रो कर सकता है, और उसके साथ साथ नंबर ऑफ जनरेशंस जो है या नंबर ऑफ प्रोजेनी वो भी ज्यादा होती है। हर एक रीजन को बार बार पढ़ेंगे। सबसे पहले उन्होंने पाइसम सटाइवम के प्लांट को यहां पर कंसिडर किया। अब पाइसम सटाइवम का जो प्लांट है उसको सिलेक्ट किया। अब उसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको यहां पर देखनी है कि मेंडल ने इस पाइसम सटाइवम के 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। मेंडल ने क्या किया? इस पाइसम सटाइवम के 7 कैरेक्टर्स को चूज किया। ऐसा नहीं था कि पाइसम सटाइवम के ऊपर सिर्फ 7 कैरेक्टर थे, वैसे पाइसम सटाइवम के बहुत सारे कैरेक्टर थे पी प्लांट के ऊपर, देखिए उसमें से मेंडल ने सिर्फ 7 कैरेक्टर्स को ही चूज किया। अब कभी कभी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे वो कौन से थे। अब एक बार उनको पढ़ते कि मेंडल्स के 7 कैरेक्टर्स कौन से थे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहां पर फ्लावर एंड सीड कोट कलर, ठीक है, फ्लावर का सीड कोट कलर एक ग्रे है वर्सेस व्हाइट सीड, ठीक है, ग्रे वर्सेस व्हाइट सीड, कोट पर्पल वर्सेस व्हाइट फ्लावर, ये एक ही कैरेक्टर पकड़ा है। फ्लावर का पर्पल वर्सेस व्हाइट फ्लावर हो सकता है, और सीड कोट कलर जो है वो व्हाइट सीड वर्सेस ग्रे हो सकता है। अब देखना दो है यहां पर, एक है पर्पल और एक है व्हाइट, तो इन दोनों में से एक है डोमिनेंट और एक जो है वो रिसेसिव, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है। दूसरी चीज यहां पर आप देख सकते हो ये वाला सीड कलर, सेकेंड कैरेक्टर जो मेंडल का था वो सीड कलर था। सीड कलर या तो येलो होगा या ग्रीन होगा, इसमें से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव। आप कहोगे व्हाट डू मीन बाय डोमिनेंट सर, ठीक है, अगर हमने ये कहा इंडिया वर्सेस अगर अफगानिस्तान मैच लगाए, इंडिया वर्सेस अफगानिस्तान मैच लगाए, तो आप ऑब्वियसली कहोगे कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी है तो इंडिया डोमिनेंट है और अफगानिस्तान यहां पर रिसेसिव है, हम ऐसा कहते हैं। बट जेनेटिक्स में हम ऐसा नहीं कहते। जेनेटिक्स में हम क्या कहते हैं? हम मैच लगाएंगे, मैच खिलाएंगे, और एंड में जो जीतेगा वो हमारे लिए डोमिनेंट है। मान लो इंडिया अगर विन करता है और अफगानिस्तान अगर लूज करता है तो इंडिया हो गया डोमिनेंट और अफगानिस्तान हो गया रिसेसिव। जो अपना फिनोटाइप लाएगा, जो अपना फिनोटाइप एक्सप्रेस करेगा वो होगा डोमिनेंट। यहां पर फिनोटाइप किसने लाया? इंडिया ने। तो इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे और डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे तो उस टाइम पे हम इसको एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए आप समझो यहां पर एक कैरेक्टर है, उसका एक्सप्रेशन दो तरीके से हो सकता है, और उसमें से एक है डोमिनेंट और एक है रिसेसिव। थर्ड, सीड शेप। सीड शेप क्या हो सकता है? स्मूथ वर्सेस रिंकल्ड हो सकता है, ठीक है, स्मूथ वर्सेस रिंकल्ड हो सकता है। क्लियर? थर्ड। फोर्थ जो है यहां पर रीजन वो है पॉड कलर ग्रीन वर्सेस येलो। पॉड कलर जो है ग्रीन वर्सेस येलो हो सकता है, ठीक है, थर्ड। फोर्थ हो गया। फिफ्थ, पॉड शेप इन्फ्लेटेड वर्सेस पिंच्ड। क्या होता है डिफरेंस इन्फ्लेटेड वर्सेस पिंच, वो भी देखते हैं। ठीक है, मेंडल वाज लकी कि पी प्लांट को सिलेक्ट किए। ये तरन्नुम उससे भी ज्यादा मेंडल लकी थे, वो आगे जाके पढ़ेंगे कि व्हाई मेंडल वाज लकी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी वाला, यस सर, आप फेवरेट हो हमारे दिगंबर जादव सर। ओके, थैंक यू बायोलॉजी वाला, ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू। नेक्स्ट 6, स्टेम हाइट टॉल वर्सेस शॉर्ट। स्टेम की हाइट और उसके साथ साथ फ्लावर पोजीशन, दैट इज एक्सियल वर्सेस टर्मिनल। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू रिमेंबर दिस कैरेक्टर्स। आपको ये 7 कैरेक्टर्स जो है वो याद रखने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गाइस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ये सारे कैरेक्टर, ठीक है। तो फ्लावर एंड सीड कोट कलर ग्रे वर्सेस व्हाइट सीड, सीड कलर येलो वर्सेस ग्रीन, सीड शेप स्मूथ वर्सेस रिंकल्ड, पॉड कलर ग्रीन वर्सेस येलो, पॉड शेप इन्फ्लेटेड वर्सेस पिंच्ड। ध्यान रखना गाइस, पॉड के रिलेटेड 2 कैरेक्टर्स हैं यहां पर, पॉड कलर और पॉड शेप,
दो कैरेक्टर आपको पॉड के रिलेटेड यहां पर दिख रहे हैं। स्टेम हाइट टॉल वर्सेस शॉर्ट है और फ्लावर पोजीशन एक्सियल वर्सेस टर्मिनल आपको दिख रही है। क्लियर, वेरी गुड। चलो अब इतना अच्छे से हमने स्टडी किया है, तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक सेशन को शेयर नहीं किया है गाइस, फटाफट से शेयर कर दो और सबसे इंपॉर्टेंट लाइक करना। चलो गाइस बी क्विक लाइक करो, 500 के पार आपको लाइक्स लेके जाने हैं। जल्दी से जल्दी फटाफट से लाइक करो सेशन को, बी क्विक फटाफट से करो। चलो उसके बाद नेक्स्ट ये देखो, अब चार्ट की फॉर्म में मैंने आपको कहा था एक कैरेक्टर डोमिनेंट है और एक कैरेक्टर रिसेसिव है। ठीक है, अब सबसे पहले कैरेक्टर कौन सा है? सीड शेप। सीड का शेप राउंड हो सकता है या सीड का शेप रिंकल्ड हो सकता है। ठीक है, सीड का शेप राउंड हो सकता है या सीड का शेप रिंकल्ड हो सकता है। सीड का कलर वही बात कर रहे हैं, येलो हो सकता है और ग्रीन। तो राउंड इज डोमिनेंट और रिंकल इज रिसेसिव, ध्यान रखना है। डोमिनेंट येलो और ग्रीन इज रिसेसिव। सीड कोट कलर ये हो सकता है कलर्ड या फिर व्हाइट। पॉड शेप देखो इन्फ्लेटेड कैसा होता है और कॉन्स्ट्रिक्टेड कैसा होता है। डायग्राम्स आपके लिए लाए ताकि आपका इमेजिनेशन जो है बिल्कुल क्लियर हो। क्लियर, उसके बाद नेक्स्ट पॉड कलर ग्रीन वर्सेस येलो होगा। पॉड कलर क्या होगा? ग्रीन वर्सेस येलो। फ्लावर की पोजीशन ये देख सकते हो आप, एक्सियल हो सकती है फ्लावर की पोजीशन या फिर टर्मिनल हो सकती है। स्टेम की लेंथ जो है वो लॉन्ग हो सकती है या शॉर्ट हो सकती है। तो गाइस ऐसा नहीं था कि पी प्लांट के ऊपर पूरे 7 कैरेक्टर थे सिर्फ यही, इसके अलावा भी और बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो पी प्लांट के ऊपर थे, लेकिन मेंडल ने इन सारे कैरेक्टर्स में से सिर्फ इन 7 कैरेक्टर्स को ही चूज किया, बाकी कैरेक्टर्स मेंडल ने यहां पर चूज नहीं किए। ठीक है, अब इसमें आपको एक चीज समझनी है, वो क्या है कि ये 7 कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखने हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन है जो हम एंड में सॉल्व करेंगे। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी चीज, ये जो भी फ्लावर था पी प्लांट है, ठीक है, मान लो ये पी प्लांट है, गार्डन पी है, पी प्लांट है, उसका जो फ्लावर था वो फ्लावर सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर था। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर? अगर कोई भी फ्लावर आप लोगे तो हमें पता है कि फ्लावर 2 टाइप के होते हैं, एक कंप्लीट फ्लावर और एक होता है इनकंप्लीट फ्लावर। कंप्लीट फ्लावर में क्या होता है? ऑल 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट, ऑल 4 वर्ल्स आर प्रेजेंट, चारों वर्ल्स प्रेजेंट थी। फॉर एग्जाम्पल कौन से? तो हमें पता है कि यहां पर सेपल्स होते हैं, देन पेटल्स होते हैं, देन स्टेमेन्स होते हैं और देन कार्पेल होते हैं। तो कोई भी कंप्लीट फ्लावर है तो कंप्लीट फ्लावर में पूरे 4 वर्ल्स होते हैं। ठीक है, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेन एंड कार्पेल। तो हमें पता है कि इसमें से स्टेमेन जो है दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और कार्पेल जो है दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। स्टेमेन को हम एंड्रोशियम कह सकते हैं, कार्पेल को हम गाइनोशियम कह सकते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल और एक चीज को समझे, मेल के जो पोलन ग्रेन से अगर वो डस्ट होते हैं फीमेल के स्टिग्मा के ऊपर, स्टिग्मा इज व्हाट? हमें पता है कि जो गाइनोशियम है या कार्पेल वो बनता है स्टिग्मा स्टाइल ओरी से। तो मेल के अगर पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर डस्ट होते हैं और वहां से अगर रिप्रोडक्शन होता है तो हम कहते हैं वहां पर सेल्फ रिप्रोडक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय सेल्फ रिप्रोडक्शन? सेम फ्लावर का अगर सेम फ्लावर है, उसी का पोलन ग्रेन और उसी का स्टिग्मा अगर होगा तो हम कहेंगे कि ये हो गया क्या? सेल्फ पॉलिनेशन। इसको हम कहेंगे सेल्फ पॉलिनेशन।
अगर हम बात करें क्रॉस पॉलिनेशन की, तो एक प्लांट के ऊपर फ्लावर था और उस फ्लावर के ऊपर जो गाइनोशियम था, गाइनोशियम का स्टिग्मा था, उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स आके डस्ट हो गए किसी और दूसरे प्लांट के फ्लावर के, तो हो गया क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या, ये प्लांट अगर आप देखोगे ना, पी प्लांट, आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, पी प्लांट का जो फ्लावर होता है ना, वो क्लोज फ्लावर होता है। क्लोज फ्लावर होता है मतलब क्या, ये प्लांट के अंदर ही उसके ही स्टेमिन और उसका ही कार्पेल आपस में क्या कर देते, रिप्रोडक्शन कर देते हैं। और आपस में रिप्रोडक्शन कर देते, हमें बाहर से कुछ करना नहीं पड़ता, हमें कोई यहां पर जाके पोलन डस्ट नहीं करने पड़ते। वो प्लांट का फ्लावर इस तरीके से कि सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। यानी कि मेंडल को कभी भी प्योर लाइंस के लिए यहां पर कुछ अलग नहीं करना था, अलग से पॉलिनेशन नहीं करना था। वो प्लांट सेल्फ पॉलिनेटिंग उस प्लांट का फ्लावर था, इसके लिए यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं थी। ठीक है, तो गाइस और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है, वो है कि प्लांट की जो फ्लावर थी, वो फ्लावर्स थी कैसी, सेल्फ पॉलिनेटिंग फ्लावर थी। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब क्या, उसी प्लांट का स्टिग्मा, उसी के ऊपर उसी प्लांट का और उसी फ्लावर का जो पोलन ग्रेन वो डस्ट होता है और वही से रिप्रोडक्शन हो जाता है। ठीक है, वेरी गुड मीर, बहुत बढ़िया, सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद नेक्स्ट जो है थर्ड, कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, यहां पर जो कैरेक्टरिस्टिक थे वो डिस्टेंट कॉन्ट्ररी कैरेक्टरिस्टिक थे, डिस्टेंट कॉन्ट्ररी कैरेक्टरिस्टिक्स थे। डिस्टेंट कॉन्ट्ररी कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, अगर कोई प्लांट टॉल है तो उसकी हाइट जो थी दूसरे प्लांट की वो डॉर्फ थी। यूजुअली इंटरमीडिएट हाइट्स के प्लांट्स यहां पर ज्यादा नहीं मिलते थे। डिस्टेंस कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर, या इसको और एक तरीके से कह सकते हैं हम, डिस्टेंस कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर। कॉन्ट्ररी का मतलब कॉन्ट्रास्टिंग, टॉल है तो डॉर्फ है। अगर राउंड है सीड का शेप, तो राउंड वर्सेस क्या था, रिंकल्ड। ग्रीन था तो येलो था, एक्सियल था तो टर्मिनल था। इसका मतलब सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि अगर हम एक कैरेक्टर ले तो उसके हमें दो टाइप्स दिख रहे थे। अगर वो राउंड है तो रिंकल्ड है, और कोई नहीं था, सर्कल नहीं था, ना कोई स्टार शेप था, ना कोई और टाइप का शेप था। अगर कोई प्लांट टॉल है तो दूसरा डॉर्फ है, ना कोई इंटरमीडिएट का था, ना थोड़ा और ज्यादा टॉल था, ना कोई और शॉर्ट था। तो इस तरीके से मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर स्टडी किए, वो कैरेक्टर्स आपको क्लियरली दो डिस्टिंक्ट, दो कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स में आपको दिख रहे थे। अगर राउंड है तो रिंकल्ड है, टॉल है तो डॉर्फ है, एक्सियल है तो टर्मिनल है। ऐसा नहीं कि एक्सियल टर्मिनल को छोड़ के बीच में कहीं पर फ्लावर आ जाए, टॉल डॉर्फ को छोड़ के कोई इंटरमीडिएट आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छी बात थी मेंडल के इसमें। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पर देखें तो ऐसे देखा, कलर था फिर व्हाइट था, कलर है या व्हाइट है। ये नहीं था कि कलर में भी अब लाइट पिंक है, डार्क पिंक है, ब्लू, डार्क ब्लू है, फेंट है, ऐसा नहीं था। मतलब कैरेक्टर जो थे या तो ये होंगे या फिर वो होंगे, ऐसा होगा, ऐसा और नो। फ्लावर पोजीशन एक्सरी होगा या फिर टर्मिनल होगा। ठीक है, ओके। ऋषिकेश सूर्यवंशी कह रहे हैप्पीनेस इज लर्निंग जेनेटिक्स फ्रॉम डीजे सर। ओके ऋषिकेश, ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू, अच्छा लगा आपसे सुन के। ठीक है, यस सजाद, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट, कैन बी क्रॉस पॉलिनेटेड इजीली। सेल्फ पॉलिनेशन भी होगा और क्रॉस पॉलिनेशन भी हम कर सकते हैं। क्लियर है, बहुत बढ़िया, यस परफेक्ट। 7 पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, वेरी गुड। चलो उसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, स्मॉल जनरेशन टाइप। स्मॉल जनरेशन टाइम था, इसका मतलब यह प्लांट एक सीजनल प्लांट था। अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए बहुत कम टाइम लेता है, यस और नो। मतलब लेस टाइम के अंदर, कम टाइम के अंदर व्हाट यू कैन डू, मोर जनरेशंस आप वहां पर स्टडी कर सकते हैं, कैन बी स्टडीड। Yes or no? So what we can say,
अगर किसी का स्मॉल जनरेशन टाइम है, सीजनल प्लांट है, 3 महीने में या 4 महीने में अपनी लाइफ साइकिल अगर कंप्लीट कर रहा है, तो आप 1 साल में 3 से 4 जनरेशन कंप्लीट कर सकते हो, उतना स्टडी कर सकते हो। सपोज अगर मेंडल कहते कि नहीं, मुझे पी प्लांट पे नहीं करना है, मुझे ह्यूमन पे करना है, मैं ह्यूमन को एज अ स्टडी ऑर्गेनिज्म लूंगा। अगर मेंडल पी प्लांट की जगह ह्यूमन के ऊपर स्टडी करते तो ह्यूमन का एक जनरेशन आने के लिए लगते हैं 25-30 साल। मतलब कोई आज एक इंडिविजुअल है, कोई एक चाइल्ड है, आज हमारे हाथ लगा और उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट कर दिया। वो चाइल्ड बड़ा होगा, उसकी एज होगी 22, 23, 25, 27, तब वो शादी करेगा, उसके बाद उसके बच्चे होंगे, फिर आया एक जनरेशन, फिर अब उसके बच्चे जो है, इस चाइल्ड ग्रो होगा, अडल्ट होगा, शादी करेगा, उसके बच्चे होंगे, फिर उसके बच्चे होंगे होने के लिए और 50-60 साल लगेंगे। तब तक मेंडल जिंदा रहेंगे नहीं, हमें नहीं पता। इसलिए मेंडल ने ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं लिए जिनका जनरेशन टाइम बहुत ज्यादा है, बल्कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स लिए जिनका जनरेशन टाइम जो है वो कम है। आप कहोगे सर बैक्टीरिया का जनरेशन टाइम तो 20 मिनट्स है, फिर मेंडल ने बैक्टीरिया को क्यों नहीं स्टडी किया? आजकल तो आपको पता है जेनेटिक्स बहुत एडवांस हो गए, हम जेनेटिक्स को स्टडी अब बैक्टीरिया लेवल पे भी बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं। अब यहां पर जो मेंडल ने प्लांट किया था सिलेक्ट, आपको पता है कि पी प्लांट है तो यूकैरियोटिक था, और डेफिनेटली यूकैरियोटिक था तो ह्यूमंस के जो प्रिंसिपल है उसके, वो ह्यूमंस के ऊपर आराम से अप्लाई कर सकते थे। स्मॉल जनरेशन टाइम का एक फायदा हो गया कि कम टाइम में आप ज्यादा जनरेशंस जो है वो स्टडी कर सकते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट, लार्ज प्रोजेनी साइज। लार्ज प्रोजेनी साइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लार्ज प्रोजेनी साइज में क्या होता है कि जो एरर रेट होता है या एरर के डेविएशंस होते हैं उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। मतलब लार्ज प्रोजेनी साइज होगी तो हम चांस फैक्टर जो है उस चांस फैक्टर को एलिमिनेट कर सकते हैं। चांस फैक्टर जो है उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। लार्ज प्रोजेनी साइज मतलब क्या? आपको पता है एक पी प्लांट के ऊपर कितने सारे सीड्स लग सकते हैं, और जितने सारे सीड्स उतनी ज्यादा प्रोजेनी, जितने ज्यादा सीड्स वहां पर उतनी ही ज्यादा प्रोजेनी, क्योंकि सीड को 100 करना है तो हमें प्रोजेनी मिलेगी। एक प्लांट के ऊपर 100 सीड्स लग गए, दूसरे प्लांट पे 200 लग गए, तो ऐसे करते करते आपके पास 1000, 5000, 10,000 भी प्रोजेनी आपके पास हो सकती है। तो नंबर ऑफ प्रोजेनी जितनी ज्यादा उतना ही ज्यादा यहां पर क्या होता है? प्रोजेनी साइज। तो प्रोजेनी साइज अगर ज्यादा होगा तो जो चांस फैक्टर होता है गाइस, हम उसको आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। चांस फैक्टर वी कैन एलिमिनेट। हाउ कैसे? अगर सपोज मैं कह रहा हूं कि अगर मैं 10 बच्चों को पढ़ाता हूं, ध्यान से देखो, अगर मैं कह रहा हूं मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं तो मेरे 10 बच्चों में से 9 स्टूडेंट का जेआरएफ हो जाता है, ठीक है। सर आप कहोगे सैंपल साइज जो है वो स्मॉल है, सैंपल साइज स्मॉल है, ठीक है। स्मॉल सैंपल साइज है तो हम कहते हैं कि ये इवेंट जो हुआ है ना सर, वो चांस फैक्टर से भी हुआ होगा। गलती से आ गए होंगे, 10 में से 9 आ गए होंगे गलती से, तो मैंने क्या किया, थोड़ा सा मैंने इसको सैंपल साइज को बढ़ा दिया। मैं कह रहा हूं 100 में से मेरे 90 स्टूडेंट जेआरएफ होते हैं। आप कहोगे चलो 10 में से 9 तो मान सकते कि चांस फैक्टर की वजह से हो जाएंगे, लेकिन 100 में से 90 कैसे चांस फैक्टर की वजह से हो सकते हैं? डेफिनेटली सर के अंदर पोटेंशियल होगा, अच्छा पढ़ाते होंगे, इसलिए शायद 100 में से 90 जेआरएफ हो जा रहे। तो मैं अगर यह कह रहा हूं कि नहीं 1000 स्टूडेंट है और 1000 में से मैं 900 लोगों का जेआरएफ निकलता हूं, अब ये इसको अगर कोई चांस फैक्टर कहेगा तो कैसे होगा? और इसको कह रहा है तो नहीं, मैं कह रहा हूं कि मेरे पास हर साल आईएफएस में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, हर साल आईएफएस में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं और उसमें से 9,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अगर 9,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है 10,000 बच्चे पढ़ के जेआरएफ, अगर इस इवेंट को कोई चांस फैक्टर वाला इवेंट कहेगा तो फिर वो भी बाई चांस ही इस अर्थ के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। जितनी आपकी सैंपल साइज लार्ज होगी उतने ही आपके रिजल्ट जो है वो फ्रूटफुल होंगे और चांस फैक्टर आपका एलिमिनेट होगा।
10 में से 9 गलती से हो सकता है, यस और नो। अगर कोई बैट्समैन एक मैच में 6 छक्के लगाए तो हम कहेंगे चांस फैक्टर, गलती से लग गए। अगर कोई बैट्समैन 10 मैच में से 5 मैचेस में वो अगर हमें 6 छक्के लगाता है 6 बॉल पे, तो चांस फैक्टर नहीं, उसके अंदर पोटेंशियल है। हम क्या कह रहे हैं, जितना भी सैंपल साइज बड़ा होगा, जितना बड़ा सैंपल साइज उतना ही वहां पर चांस फैक्टर का हम क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन कर सकते हैं, एरिया डेविएशन यहां पर हो सकता है। तो डेफिनेटली गाइस ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि लार्ज प्रोजेनी साइज होगी तो सैंपल साइज बड़ी होगी, तो चांस फैक्टर को हम आराम से एलिमिनेट कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? आप समझ लो गाइस, इसको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पर आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस क्या करने, सॉल्व करने। यू गाइज आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चंस, ठीक है। चांस फैक्टर मतलब क्या, कि कोई इवेंट चांस से हो रहा है, चांस से कोई इवेंट हो रहा है मतलब क्या, मैं कहता हूं मेरा यह दावा है कि 10 बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं तो 9 सिलेक्ट होते हैं, तो आप कहोगे सर ये तो बाई चांस भी हो सकता है, 10 में से 9 हो सकते हैं बाई चांस। आप 1000 बच्चे लाके 900 का सिलेक्शन करवा दीजिए, तो हम मानेंगे कि चांस फैक्टर नहीं है। तो जितना सैंपल साइज छोटा होता है चांस फैक्टर के चांसेस ज्यादा होते हैं, सैंपल साइज जैसे बड़ा होता है चांस फैक्टर के जो ये है वो एलिमिनेट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जीन्स और फैक्टर्स रिसाइडिंग ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। जो भी मेंडल्स के कैरेक्टर थे, उस कैरेक्टर को कोड करने वाले जो जीन्स थे या जो फैक्टर्स थे, दे रिसाइड्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, ठीक है। अगर हम पी प्लांट की बात करें तो पी प्लांट के अंदर आप देखोगे तो 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। इसको ऐसा मानते, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। 7 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। हम ये कह रहे कि मेंडल ने 7 कैरेक्टर चूज किए, तो जो मेंडल के ट्रेट थे, जो ट्रेट को कोड करने वाले या जो कैरेक्टर को कोड करने वाले जीन्स थे, फैक्टर्स थे, वो डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसाइड कर रहे थे, ठीक है। वो क्या करते थे, डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर। फॉर एग्जांपल यहां पर अगर जीन है प्लांट हाइट का, ये प्लांट हाइट का जीन यहां पर है, तो सीड शेप का जीन किसी दूसरे क्रोमोसोम पे था। वैसे ही जो फ्लावर की पोजीशन है उसका जीन किसी और किसके ऊपर था, पॉड कलर का जीन किसी और के ऊपर था, पॉड शेप का जीन किसी और कैरेक्टर के ऊपर था। तो अल्टीमेटली मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर चूज किए थे, वो 7 कैरेक्टर्स 4 डिफरेंट क्रोमोसोम्स के ऊपर रिसाइडेड थे। जितने भी कैरेक्टर्स जो है मेंडल के, वो 4 डिफरेंट क्रोमोसोम के ऊपर सेल करते थे, ठीक है। दैट इज 1 4 5 7 है शायद, ठीक है। इससे क्या हो गया, ये डिफरेंट क्रोमोसोम की ऊपर असॉर्ट करते हैं, तो डेफिनेटली एक चीज हो गई यहां पर, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए फायदा हो गया। अब अभी के लिए बस ये वर्ड समझ लीजिए, ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता क्या है मैं आपको बाद में बहुत अच्छे से बता दूंगा, ठीक है। व्हाट इज इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, क्या होता है, मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। अगर ये डिफरेंट क्रोमोसोम पे नहीं है, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, इफ दे आर प्रेजेंट ऑन सेम क्रोमोसोम, they are separated by long distance. If they are present on same chromosome but they are separated by long distance, हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होने के लिए पहली चीज जीन्स जो है 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होने चाहिए, और अगर 2 डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट नहीं है, अगर वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है, they should be separated by long distance. What do you mean by that? Simply आप देख सकते हो, ये एक क्रोमोसोम है यहां पर, ठीक है, और ए जीन यहां पर है और बी जीन यहां पर है।
दे आर सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस। अदरवाइज अगर पास पास में है तो वो ऐसे भी हो सकते हैं, ये ए जीन यहां पर है और बी जीन यहां पर है, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस। हम कह रहे हैं एक तो जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगे और इफ दे आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे आर सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत ज्यादा है गाइस, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, छोटे छोटे पॉइंट है आप, लेकिन आप आगे जाके समझोगे अच्छा सर आपने ऐसा कहा था इसलिए ये लॉन्ग डिस्टेंस सेपरेट होने चाहिए थे, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो दे मस्ट बी सेपरेटेड बाय लॉन्ग डिस्टेंस। उसके बाद मेंडल की एक चीज बहुत अच्छी थी, उस टाइम पे वो कोई नहीं करता था। अब सोचो गाइस, आज का हमारा दौर है 2020 मतलब 2021 का ईयर है आज, हम बात कर रहे हैं कौन सी 18 की, 1850s की हम बात कर रहे हैं या 1844 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम उसकी बात करें तो उस टाइम पे ज्यादा से ज्यादा साइंटिस्ट थ्योरी के ऊपर बिलीव करते थे, दे बिलीव इन थ्योरी। उस टाइम पे हमारी जो साइंस थी वो थ्योरेटिकल बहुत चलती थी, थ्योरी के ऊपर बहुत चलती थी। लेकिन मेंडल जो थे वो क्या करते थे, सबसे पहले वो कोई एक हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते थे। फर्स्ट स्टेप उनका था कि वो एक हाइपोथेसिस रखते थे। वो कहते थे अगर मैं टॉल प्लांट का क्रॉस डॉर्फ के साथ करूं तो मुझे F1 में ये मिलेगा और F1 का मैं सेल्फिंग करूं तो मुझे F2 में ये मिलेगा। वो क्या करते थे, हाइपोथेसिस करते थे। सेकेंड चीज वो क्या करते थे, एक्सपेरिमेंट करते थे। हाइपोथेसिस करने के बाद वो एक्सपेरिमेंट करते थे। और थर्ड चीज जो है वो थी यहां पर कि वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते थे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। तो फर्स्ट यहां पर उन्होंने हाइपोथेसिस रखा, फिर एक्सपेरिमेंटल अप्रोच उनका था और उसके बाद वो हाइपोथेसिस को टेस्ट करते थे। अच्छा मैंने ये हाइपोथेसिस रखा था, मैंने ऐसा क्रॉस किया, अब मुझे रिजल्ट मिला, हाइपोथेसिस मेरा सही है कि नहीं, सही है तो आगे बढ़ो, सही नहीं है तो कोई और उसका अल्टरनेट हाइपोथेसिस देखो। तो मेंडल बिल्कुल एक प्रॉपर प्लान के तरह आगे जा रहे थे। अब इसमें एक चीज गाइस आपको यहां पर बहुत अच्छे से समझनी है और वो क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि जो मैंने आपको यहां पर कहा था, इस जगह पर जो मैंने आपको कहा था, ठीक है, ये देखो मेंडल के सक्सेस ना होने का रीजन, इसमें और एक रीजन हम ऐड कर सकते हैं कि उस टाइम पे जो लोग थे वो थ्योरी के ऊपर बिलीव करते थे, थ्योरी जो है उसके ऊपर बिलीव करते थे और मैथमेटिक्स को उतना ज्यादा वो वहां पर अप्रोच नहीं करते थे और मैथमेटिक्स के अंदर ज्यादा बिलीव नहीं करते थे, मैथमेटिकल बायोलॉजी के ऊपर। मतलब बायोलॉजी में मैथमेटिक्स को स्टडी करना वो ज्यादा उस टाइम पे अप्रोप्रिएट नहीं मानते थे। मोस्ट ऑफ द साइंटिस्ट उस टाइम पे सिर्फ एक ही चीज को फोकस करते थे, वो थी थ्योरी। लेकिन मेंडल ने जो भी अपना स्टडी था उसको उन्होंने रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। 3:1 रेशियो मिला, मतलब 300 टॉल मिले और 100 ड्रॉप मिले और डॉर्फ मिले 100, तो उन्होंने 3:1 रेशियो निकाला। तो लोग उससे ज्यादा कन्विंस नहीं हो पा रहे थे, तो मैथमेटिक्स का उन्होंने बहुत सारा यूज किया। ये वन ऑफ द रीजन था जिसकी वजह से मेंडल का वर्क जो था लॉन्ग टाइम के लिए अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया। तो गाइज हम यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो मेंडल का अप्रोच था, ठीक है, वो अप्रोच एक्सपेरिमेंट वाला था, वो अप्रोच जो था वो अप्रोच हाइपोथेसिस रखने का था और हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करने था। अगर कोई माने या ना माने, पर्सनली आई बिलीव कि मेंडल का लक फैक्टर भी था। मेंडल बहुत लकी भी थे, मेंडल जो थे वो बहुत ज्यादा लकी भी थे। मतलब इनका लक तगड़ा था, ये तो आपको मानना ही पड़ेगा। जो कैरेक्टर इन्होंने स्टडी किए वो कैरेक्टर के जीन्स जो थे वो डिफरेंट क्रोमोसोम पर रिसाइड कर रहे, उनको लिंकेज नहीं दिखा, उनको इंडिपेंडेंस नहीं दिखा, फिर इनका रेशियो वही आया। बहुत सारी चीजें जो आप आगे जाके बोलोगे नहीं सच में मेंडल लकी थे।
हमारा लक इतना अच्छा होता है कि अगर 10 क्वेश्चन हम तुक्के लगाए तो 9 गलत होते हैं और एक सही होता है, ये हमारा लक है। लेकिन सोचो मेंडल के बारे में कि मेंडल ने जो कैरेक्टर चूज किए, जो ट्रेट चूज किए थे, वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे या वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट करते थे, वो हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। यस और नो? तो इस तरीके से आपको यहां पर ये चीजें समझनी है। ये सारे रीजन थे मेंडल की सक्सेस के। और इसके अलावा आपको पता है कि मेंडल का वर्क जो था बहुत लंबे टाइम के लिए अनरिकॉग्नाइज रहा, अनटिल एंड अनलेस 3 बोटेनिस्ट जो आते, टेकमार्क एंड उसके बाद ह्यूगो ड्रीवीज और कोरेंस, उन्होंने उन मेंडल के वर्क्स को फिर से एक बार यहां पर क्या किया, रिडिस्कवर किया। यानी बेसिकली ओवरऑल मेंडल्स जो था, स्टैटिस्टिकल अप्रोच जो था मेंडल का, वो बढ़िया था। ठीक है, इन्होंने यहां पर मेंडल्स जो है, उन्होंने स्टैटिस्टिक्स यूज करके अपने रिजल्ट्स जो है वो इंटरप्रीट करने की कोशिश की। तो चलो गाइस, इतना बढ़िया तरीके से हमने पढ़ा है, तो जल्दी से जल्दी फटाफट से सेशन को लाइक करो। नाउ ये देखो, ये क्रॉस है, इसको हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो, टॉल का क्रॉस मेंडल ने डॉर्फ के साथ किया। एक टॉल है और एक डॉर्फ है, तो हमें F1 में सारे टॉल मिले। टॉल की हमने सेल्फिंग की तो हमें टॉल टू डॉर्फ का रेशियो मिला, 3 टॉल मिले और 1 डॉर्फ मिला, रेशियो आया 3:1। ठीक है, कैसे ये आया उसको हम पढ़ेंगे आगे जाके मोनोमिड क्रॉस में। अभी के लिए आपको क्या करना है, चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलो लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन। बट फटाफट से जल्दी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके व्हाट इज द आंसर। ऑन विच प्लांट मेंडल हैड कैरिड आउट हिज इन्वेस्टिगेशन। मेंडल ने कौन से प्लांट पे अपनी इन्वेस्टिगेशन की? फटाफट से जल्दी आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना है। बी क्विक गाइस। यस, ली मीन हो, ग्लैड टू हियर फ्रॉम यू। वेरी गुड गायत्री, वेरी गुड तरान्नुम, शोभना, अंकिता, निशा, उमजा, बहुत बढ़िया। सब लोग बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हैं। यहां पर गार्डन और पी प्लांट जो है उसके ऊपर मेंडल ने अपना स्टडी किया था। परफेक्ट। अभी आपको थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन में ला रहा हूं, ये बहुत इजी क्वेश्चन था मुझे पता है, लेकिन अब थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं आपके लिए ला रहा हूं। और अगर आपने लेक्चर को ध्यान से सुना होगा तो डेफिनेटली आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा। नेक्स्ट, द ईयर 1900 मतलब 1900 AD इज हाईली सिग्निफिकेंट फॉर जेनेसिस्ट ड्यू टू द। जेनेसिस्ट के लिए मतलब जो जेनेटिक्स का स्टडी करते हैं उनके लिए ये जो 19 AD जो ईयर था, इट वॉज हाईली सिग्निफिकेंट ड्यू टू। क्यों हाईली सिग्निफिकेंट था? यस, बताइए जल्दी। फर्स्ट, डिस्कवरी ऑफ जीन्स। सेकेंड, प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज। थर्ड, मेंडल रीडिस्कवरी। फोर्थ, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ हेरिडिटी। बताओ गाइस फटाफट से। चलो, कोई 1 कह रहा है, कोई 2 कह रहा है, 3 कह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल आर सेइंग द ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। परफेक्ट गाइस, मेंडेलियन रीडिस्कवरी जो है बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका है। गाइस, अगर इसी तरीके से आपको पढ़ना है जेनेटिक्स को तो क्रैश कोर्स हमारा स्टार्ट हो चुका है CSIR नेट लाइफ साइंस का। आपको पता है एग्जाम 2 महीने पे, क्रैश कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है, स्टार्ट हो चुका है। तो आप जल्दी से जल्दी हमारा IFS ऑनलाइन का जो क्रैश कोर्स है उसको परचेज कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करिए। हु रीडिस्कवर्ड द रिजल्ट ऑफ मेंडल्स एक्सपेरिमेंट। मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट को किसने रीडिस्कवर्ड किया? यस गाइस, बताओ जल्दी से जल्दी फटाफट से। क्या है उसका? डीवरीज, टेकमार्क्स, कोरेंस। फर्स्ट, डीवरीज, टेकमार्क, मॉर्गन, कोरेंस, टेकमार्क, बेटसन, पनेट। यस, बताओ फटाफट से। यस, वेरी गुड, एवरीवन इज करेक्ट। वेनस, शोभना, गायत्री, शालिनी, वेरी गुड। करेक्ट आंसर इज डीवरीज।
टेकमार्क और कोरेंस इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड। चलो गाइस, तो इसी तरीके से आपको मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करने, कितना बढ़िया तरीके से हमने पहले कंसेप्ट को डिस्कस किया, अब उसी कंसेप्ट के बेसिस के ऊपर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आप सारे लोग बहुत अच्छे से आंसर कर रहे हो। ऐसे ही हमें अब डेली 5 PM बने रहना है यहां पर IFS ऑनलाइन के ऊपर, और वहां पर हम स्टडी करेंगे ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स को। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट, इन मेंडेल्स एक्सपेरिमेंट द कलर ऑफ सीड कोट, नेचर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पोड, हाइट ऑफ स्टेम, ऑल आर, क्या है ये सारे? सीड का कोट कलर, नेचर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ पॉड, हाइट ऑफ स्टेम, ऑल दीज आर दे आर कॉल्ड एज, क्या है ये सारे? यस, वेरी गुड गायत्री, परफेक्ट। सोनू वेरी गुड, वेनस बहुत बढ़िया, अश्वानी गलत हो गए बेटा, वेरी गुड, शालिनी, अनूप परफेक्ट, दे आर कॉल्ड एज फिनोटाइप। अभी आपको पता नहीं ना फिनोटाइप क्या है, कल पढ़ेंगे व्हाट इज जीनोटाइप, फिनोटाइप, कैरेक्टरिस्टिक, उसके बाद हम पढ़ेंगे अलीज क्या होते हैं, व्हाट इज कंप्लीट पेनिट्रेंस, व्हाट इज इनकम्प्लीट पेनिट्रेंस, ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू स्टडी इनटू टुमारो लेक्चर। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि बिना टर्मिनोलॉजी के हम जेनेटिक्स को पढ़ ही नहीं सकते। नेक्स्ट, पी प्लांट्स वेर मोर सुटेबल देन कैटल फॉर मेंडल्स एक्सपेरिमेंट बिकॉज, व्हाई दिस इज सो? मेंडल ने पी प्लांट चूज किया, वो ज्यादा सुटेबल था टू स्टडी द जेनेटिक्स एज कंपेयर टू कैटल। इसका रीजन क्या है? सिंपल सा रीजन आपको यहां पर बताना है। यस, पहला रीजन, देयर वेर नो ब्रीडिंग रिकॉर्ड्स ऑफ कैटल्स, पी प्लांट्स कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, कैटल आर नॉट इजी टू मेंटेन, और all pea plants have 2n chromosome and fewer genetic traits. Yes, perfect, everyone is correct, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आप सब लोग यहां पर आंसर्स कर रहे हो गाइस, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, बहुत ही तगड़ा, परफेक्ट। पी प्लांट्स कैन बी सेल्फ फर्टिलाइज्ड, कुछ अलग से करने की जरूरत यहां पर नहीं थी, परफेक्ट। ठीक है, वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर कर रहे हो, हर किसी को इसी तरीके से आंसर करना है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हाउ मेनी कैरेक्टर ऑफ पी पॉड वेर चोजन बाय मेंडल? देखते हैं कितने लोग यहां पर इसका सही आंसर करते हैं। 1 7 2 2 3 4 और 4 3। यस, बताओ जल्दी से, व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? क्या होगा करेक्ट आंसर? मुझे पता ही था बहुत सारे लोग सब गलत कर रहे, ऑलमोस्ट सारे लोग गलत कर रहे, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ रहे हो गाइज, आप ढंग से क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे। पी पॉड के बारे में पूछा है सिर्फ, नॉट ऑल कैरेक्टर्स, ओनली पी पॉड। ध्यान से देखो गाइज, पी पॉड के बारे में अब जगह पर आ गए, अपनी अब जगह पर आ गए। पी पॉड के 2 ही थे, अरे हमने स्टडी किया था गाइज, पी पॉड के टोटल कितने कैरेक्टर थे? पी पॉड के 2 ही कैरेक्टर थे, एक तो था हमारे पास पॉड शेप और दूसरा था पॉड कलर। इसके अलावा पॉड से रिलेटेड और कोई कैरेक्टर नहीं था। तो यही से हमें पता चलता है कि जल्दी में किया हुआ काम शैतान का होता है, इसलिए जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस करना है और पढ़ना है, पहले रीड करना है क्वेश्चन को केयरफुली, और उसके बाद ही आपको आंसर यहां पर करना है। क्लियर? एस और नो? वेरी गुड, चलो परफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्या होता है। क्वेश्चन को पहले केयरफुली रीड करो गाइस, देन ट्राई टू आंसर। वन ऑफ द फॉलोइंग डिड नॉट कंस्टिट्यूट द 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर नोटिस्ड बाय मेंडल। मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स नोटिस किए, इसमें से कौन सा नहीं था? आराम से आपको बताना है यहां पर, डिड नॉट कंस्टिट्यूट द 7 कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स ऑफ कैरेक्टर। यस, बताओ जल्दी से जल्दी, फटाफट से। परफेक्ट, एवरीवन इज करेक्ट, वेरी गुड, सो
पढ़ ही नहीं पर आपके नाम इतने फास्ट जा रहा है कमेंट बॉक्स, आई एम नॉट एबल टू रीड, मैं रीड ही नहीं कर पा रहा हूं, इतना फास्ट जा रहा है। ऋतिक, पल्लवी, देविका, ज्योति, संजय, पूजा, गौरी, उर्मिला, स्नेहल, लीना, सोनाली, वेरी गुड। शेप ऑफ लीव्स को हमने स्टडी नहीं किया था, प्लांट ऑफ हाइट को किया था, शेप पॉड, कलर ऑफ पॉड अभी हमने डिस्कस करके आए थे तो वो भी किए थे। तो इस तरीके से हम बढ़िया तरीके से यहां पर क्वेश्चंस के आंसर्स को कर रहे हैं। गाइस बहुत अच्छा लग रहा है, एक टीचर के लिए इससे ज्यादा मोटिवेशन कुछ नहीं हो सकता कि कुछ कॉन्सेप्ट हम पढ़ाते हैं और इमीडिएटली बच्चे उसके ऊपर इतना सॉलिड आंसर करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो गाइस इसी तरीके से हमारा आज का सेशन जो है यहीं पर खत्म होता है। आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा। कल हम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं एंड दैट टॉपिक इज टर्मिनोलॉजीज इन जेनेटिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है।